चलिए वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीए में इंटर के अंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसके अंदर में जो सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसका क्विक रिवीजन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखो ऐसा है ना कि सीए हो या सीए में दोनों के अंदर में जो हमारा थ्योरी है वो 14 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है। तो ध्यान देना 14 मार्क्स का थ्योरी आता है और दो आधा दोनों ही पेपर में ऑप्शनल में है। तो और बाई चांस कोई चाहे तो 14 मार्क्स का थ्योरी करे या चाहे तो उसको छोड़ के अपना आराम से प्रैक्टिकल कर सकता है। पर वही अगर बाई चांस हमारा पेपर कोई डिफिकल्ट आता है या पेपर काफी लेंदी आता है या कोई भी प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए तो थ्योरी बहुत ही अच्छा सेफगार्ड बनता है। तो थ्योरी हम लोग को एनीवेज प्रिपेयर करना चाहिए और हम लोग ने क्लास में आई थिंक लास्ट का 3-4 क्लास पूरा थ्योरी के लिए डिवोट किया था। पर वो एग्जाम के एक दिन पहले शायद तुम लोग को पूरा करने का रिवाइज करने का टाइम मिले, फैंटास्टिक। और बाई चांस टाइम ना मिले तो ये पर्टिकुलर वीडियो जरूर देखना कि इसके अंदर में जो टॉप 25 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है उसको हम लोग ने हमने कवर किया है। तो जैसे एग्जाम में अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट या डिफिकल्ट आए या पेपर काफी लेंदी आए तो घबराने का बात नहीं है। जो थ्योरी है 14 मार्क का थ्योरी तुम लोग आराम से 15 से 20 मिनट में कवर कर सकता है ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन अवॉइड हो जाए। और अगर टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है तो हम लोग आराम से लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में पूरे पेपर या मैक्सिमम पेपर को हम लोग अटेम्प्ट कर पाए। चलो एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरी। अब जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से उसको रेफर कर सकते हो। चलो जरा देखिए, देखो इसमें कुल मिला के हम लोग ने 25 या 26 थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमारा कॉस्ट का पहला क्लास होता था उसमें हम लोग इस चीज को डिस्कस करते थे। ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना। हमारा अगला, प्रोडक्ट वाइज सेल कैलकुलेट करना। अब जैसे ही प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट मिलेगा, प्रोडक्ट वाइज सेल मिलेगा, आराम से मेरे को क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अब एक बार प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, उसके बाद हमारा टॉप मैनेजमेंट तैयार है डिसीजन लेने के लिए। क्वेश्चन उठता है डिसीजन वो क्या लेगा? कोई लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आया तो उसको बनाए या ना बनाए, कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू, वो डिसीजन। अगला, अगर बाई चांस प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है तो ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा कि कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है ताकि उसके प्रोडक्शन को ज्यादा कर पाए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और तीसरा क्या है? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इज पॉसिबल। अब देखना हमारे एग्जैक्ट ये थ्योरी लिखा हुआ है। अब एक और बात, जो हेड पॉइंट है वो एग्जैक्ट आना चाहिए, अंदर का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वर्ड टू वर्ड लिखना, पूरा का पूरा अपने वर्ड में लिखना, बस खाली लॉजिकली वो करेक्ट होना चाहिए। तो पहला है हमारा प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना, तो एक्यूमुलेट करेंगे, असर्टेन करेंगे कॉस्ट कितना। अगला, प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस निकालना, जैसी सेलिंग प्राइस मिलेगा तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो अगला मेरा आता है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जैसे आया हमारा टॉप मैनेजमेंट तैयार है डिसीजन लेने के लिए। अब जो डिसीजन लेगा, इवेंचुअली जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको प्लान, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल करना जरूरी है। और एक आखिरी डिसीजन क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या? तो हमारा पहला था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन, हमारा अगला एग्जाम में कभी कभी होता क्या है, जो टेबल तुम लोग को बनाकर दिया हुआ है, इस टेबल में से कोई 4-5 आइटम पूछता है और बोलता है बताओ इसका कॉस्ट यूनिट क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट यूनिट वो बेस है जिससे हम लोग कोई भी चीज के, कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट या सर्विस के कॉस्ट या रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं एक बेस से, ताकि हम लोग किस बेसिस पे अपने कस्टमर से पैसा चार्ज कर पाए वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे केस में जितना रेवेन्यू है डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ताकि फीस पर स्टूडेंट मिला पाए। तो देखो, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए कॉस्ट यूनिट है। इस तरीके से हमारा ये टेबल के अंदर में बहुत सारा लाइन आइटम है जिसका कॉस्ट यूनिट हम लोग को पता होना चाहिए। मैक्सिमम बड़ा कॉमन सेंस वाला है वो तुम लोग को पता रहेगा, जहां तुम लोग अटको बस खाली उस चीज को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना। जरा देखिए क्या क्या है। सबसे पहला बात, जो ब्रिक्स है ऑब्वियस और उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पर ब्रिक, पर ब्रिक करके हम लोग कैलकुलेशन करते नहीं है, तो पर 1000 ब्रिक। पावर के लिए आइदर रहेगा केडब्ल्यूएच या रहेगा एनडब्ल्यूएच या रहेगा हॉर्स पावर। अब देखो ये सारा का सारा इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसके अंदर में हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं पर टन। तो ये आएगा पर टन, कोल हो, माइनिंग हो, स्टील हो, शुगर, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट। अब जो गैस है वो ऑब्वियस सा बात है, गैस फिजिकल फॉर्म में रहेगा नहीं, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर क्यूबिक फीट। अगला, रोड कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर। एडवर्टीजमेंट हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, ये सब कुछ कस्टमाइजेशन होता है कस्टमर के हिसाब से, यानी ऐसा नहीं कि हर एक कस्टमर के लिए सेम रहेगा, तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है पर जॉब।
अगला कोई भी रेडीमेड गारमेंट, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर नंबर पे डिपेंड करेगा। अगला फार्मास्यूटिकल हो गया, पर स्ट्रिप, जो बोलते हैं ना एक दवाई का पत्ता दीजिए, पर 1000 टैबलेट। वाटर सप्लाई पर लीटर या पर 1000 लीटर। बस सर्विस में रहेगा पर पैसेंजर किलोमीटर। एजुकेशन में रहेगा पर स्टूडेंट आवर। इलेक्ट्रिसिटी पर KWH। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है टन किलोमीटर, याद करना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जो टैक्सी है पर किलोमीटर। जो रोड ट्रांसपोर्ट है पर पैसेंजर किलोमीटर। एयरलाइन वाला पर पैसेंजर वन वे। हॉस्पिटल पर पेशेंट पर डे। होटल पर रूम पर डे। सिनेमा पर सीट। अब कोई बिल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगेगा, सीधा का सीधा पर कॉन्ट्रैक्ट। शिप बिल्डिंग पर शिप। जो ऑयल रिफाइनरी ये सब है पर टन कर सकते हैं। टेक्सटाइल पर मीटर। केमिकल पर केजी या पर लीटर। तो देखो इसके अंदर में बहुत सारा कॉमन सेंस के साथ है, बाकी सबको आपको याद करना पड़ेगा। मेरा तीसरा क्वेश्चन आता है, सुपर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखो मेरा कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, एग्जांपल देके हम समझाता है। मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया गया कि एक लिमिटेड काम तुमको कंप्लीट करना है, जिसमें 1000 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए और परचेज करना ₹100 पर केजी। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है 1 लाख के अंदर में तुम लोग को ये काम कंप्लीट करना है। जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल है उसका टारगेट क्या रहेगा, अगर 1000 kg दिया हुआ है वो 1000 kg से ज्यादा यूज ना करे, यानी जो वेल एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड है उसके अंदर में टारगेट को अचीव करने का ट्राई करेगा। इसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। जो मेरा कॉस्ट रिडक्शन है वो क्या करेगा कि भाई टारगेट दिया है 1000 kg, वो चाहेगा 1000 kg के अंदर में ही काम कर दे। अब तुम लोग 1000 kg के अंदर में काम किया तो चलो ठीक है, एक बार का भले ही कॉस्ट कम हो गया पर शायद क्वालिटी खराब हो। तो कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसे चैलेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसको अचीव नहीं, उससे कम करना है, और इस तरीका से करना है कि मेरा रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट हो विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ध्यान देना, मेरा कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या। कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन करते हैं यूनिट कॉस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज का जो गुड्स या सर्विसेज बना रहे हैं विदाउट इंपेयरिंग देयर सूटेबिलिटी या फिर क्वालिटी। तो रियल है एंड परमानेंट है, तो कॉस्ट रिडक्शन मस्ट बी रियल, मतलब ये क्यों कम हुआ, क्योंकि पक्का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। अगला ये परमानेंट नेचर का होना चाहिए। अगला तीसरा रिडक्शन इन कॉस्ट होना चाहिए। अगला जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है उसमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। ये 4 वर्ड याद करना है, रियल है, परमानेंट है, रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट है विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी। जबकि मेरा कॉस्ट कंट्रोल क्या था, जितना लिमिट बनाया गया है मेरे को कॉस्ट उसी के अंदर में रखना है, यानी मेरा बिल्कुल टारगेट ही नहीं है कि भैया जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसको चैलेंज किया जाए, जो स्टैंडर्ड सेट किया बस उसको अचीव करो, मेरा काम हो गया। इसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो देखना मेरा कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या, कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, कॉस्ट रिडक्शन में चैलेंज करना है स्टैंडर्ड को। कॉस्ट कंट्रोल में जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसी में कॉस्ट कम कर, जबकि कॉस्ट रिडक्शन वाला भाई कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन मानता ही नहीं है, वो जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको कम कर देगा परमानेंटली। कॉस्ट कंट्रोल में पास्ट में जो सेट किया गया उसको प्रेजेंट में अचीव करना है, और कॉस्ट रिडक्शन में जो प्रेजेंट में अचीव किए इसको फ्यूचर तक मेंटेन करना है, प्रेजेंट फ्यूचर। कॉस्ट कंट्रोल में जो कॉस्ट आया उसको आगे एक्सीड नहीं करना, प्रिवेंटिव, जबकि कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव एक्शन हो गया। कॉस्ट कंट्रोल अंत हो जाएगा जैसे ही मेरा टारगेट अचीव हुआ, हम अगर 1000 kg तक में अचीव किए, कॉस्ट कंट्रोल का काम खत्म। जबकि मेरा कॉस्ट रिडक्शन क्या करने वाला है, ये 1000 kg को चैलेंज करके कम करने का ट्राई करेगा 900 kg के अंदर में, जबकि कॉस्ट रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं होता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी था। मेरा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। जो हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है इसके अंदर में देखो एग्जाम में कभी कभी आता है, कोई इंडस्ट्री का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगेगा। तो देखो हमारे सिलेबस में बहुत सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग थे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं क्या क्या था। पहला हमारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग हम लोग लगाते थे जॉब कॉस्टिंग, जब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, जहां पे सेम तरह का प्रोडक्ट बनेगा पर बैचेस में बनेगा, बैच कॉस्टिंग। और बाई चांस हम लोग यहाँ पे एक
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुड्स को बना रहे हैं, जहां मल्टीपल प्रोसेस से निकलने वाला है गुड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग। जहां पे एक सिंगल गुड बनने वाला है, यूनिट कॉस्टिंग। जहां पे सर्विस सेक्टर का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। या जहां पे मल्टीपल मेथड एक साथ में लगने वाला है, मल्टीपल कॉस्टिंग। या जिसके अंदर में लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से डील होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब एक काम करें, पढ़ते हैं। मेरा सबसे पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे गुड्स बनाना है, एक सिंगल यूनिट, क्या लगाएंगे, जॉब कॉस्टिंग। एग्जाम्पल क्या है, वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप मतलब क्या। और बाई चांस मेरे कार में कोई प्रॉब्लम आता है, हम जाएगा वर्कशॉप में उसको ठीक कराने के लिए। अब जरूरी नहीं है सारे के सारे कस्टमर का सेम प्रॉब्लम आएगा, हर एक कस्टमर का प्रॉब्लम अलग रहेगा, तो हर एक कस्टमर के हिसाब से अलग अलग रिपेयर करना है, अलग अलग पैसा चार्ज किया जाएगा, क्या लगाएंगे, जॉब कॉस्टिंग। या फिर इंटीरियर डेकोरेशन हो गया या एडवर्टीजमेंट हो गया, हर एक कस्टमर का अलग एडवर्टीजमेंट, तो सबके लिए कॉस्ट अलग निकालना है। हर एक कस्टमर के लिए अलग इंटीरियर डेकोरेशन, हर एक का अलग कॉस्ट निकालना है, क्या लगाएंगे, जॉब कॉस्टिंग। पर वही अगर कस्टमर के हिसाब से हम लोग सिमिलर यूनिट बनाए, ध्यान देना, अगर सिंगल यूनिट बना जॉब कॉस्टिंग था, सिमिलर यूनिट बनाए तो जब होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है वहां पे क्या लगाते हैं, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है फार्मा। फार्मा इंडस्ट्री मतलब क्या, जहां पे मेडिसिन बनाते हैं हम लोग हमेशा बनाते हैं बैचेस में। या फिर एग्जांपल प्रिंटिंग के अंदर में विजिटिंग कार्ड या इन्विटेशन, जब विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, मान लो अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तो रंजन पेडीवाल जो लिखा हुआ है, लेट्स से डायरेक्टर ऑफ रंजन पेडीवाल क्लासेस, तो भाई ये जो विजिटिंग कार्ड बना रहा है ये एक नहीं बनाता, हम मल्टीपल एक साथ बनाता है, तो सिमिलर प्रोडक्ट बनाया गया। या फिर हो गया हमारा इन्विटेशन, मान लो एग्जांपल दे रहे, जब मेरा शादी हुआ था तो इन्विटेशन कार्ड दिए थे, तो जब इन्विटेशन कार्ड बनाए थे तो हर एक फ्रेंड के लिए अलग अलग तरह का कार्ड नहीं बनाए थे, सारे के सारे फ्रेंड रिलेटिव को सेम कार्ड दिया गया था, तो इसमें क्या लगा है, बैच कॉस्टिंग। मेरा अगला है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, जहां पे लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, मेरे को लगाना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीए के सिलेबस में नहीं है पर सीएमए के सिलेबस में है, पर एनीवेज एग्जाम में अगर बाई चांस ये थ्योरी आया तो जरूर आ सकता है। तब इस केस में रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, शिप बनाना है, तो ये सबको बनाने में 1 साल के ऊपर लगेगा। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या लगने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मेरा अगला, सिमिलर यूनिट सिंगल प्रोडक्ट का अगर एक ही प्रोसेस है, यूनिट कॉस्टिंग। जैसे ब्रिक्स बनेगा, पेंट बनेगा, उसके लिए मल्टीपल प्रोसेस नहीं होता, एक प्रोसेस में डालो रॉ मटेरियल, अपने आप क्या बनने वाला है, फिनिश गुड्स। पर वही अगर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है तो वहां पे क्या लगाने वाले हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे एग्जांपल हो गया ऑयल, रिफाइनरी या फिर शुगर या ब्रेवरी, ये सब के अंदर में एक प्रोसेस में काम नहीं बनता, एक से ज्यादा प्रोसेस लगता है, वहां क्या लगाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। मेरा अगला है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो जहां पे भी सर्विस आता है वहां पे ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। अब याद करना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बहुत इंडस्ट्री के बारे में बात किए थे, ट्रांसपोर्टेशन, बस, लॉरी। अगला बात किए थे होटल का, अगला बात किए थे पावर जनरेशन का, अगला बात किए थे हॉस्पिटल का, अगला बात किए थे सिनेमा हॉल का, अगला बात किए थे आईटीएस का, अगला बात किए थे टोल का, तो ये सब के अंदर में क्या लगने वाला है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब जब मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ में, मल्टीपल कॉस्टिंग को एक साथ में असेंबल करते हैं, वहां पे लगता है मल्टीपल कॉस्टिंग। अब एग्जांपल हो गया, मान लो टीवी बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, ऑटोमोबाइल का असेंबलिंग करना है, तो ध्यान देना, जब भी कभी टीवी बनता है उसमें बहुत सारा पार्ट लगता है और हर एक पार्ट अलग अलग इंडस्ट्री से आया है, तो जब अलग अलग इंडस्ट्री अपना अपना पार्ट को भेज रहा है, उसको असेंबल कर रहे हैं, क्या लगाएंगे, मल्टीपल कॉस्टिंग। सिमिलरली जब टीवी बनाना है तो टीवी के अंदर में बहुत सारे पार्ट को एक साथ में असेंबल करते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग। सिमिलरली जब ऑटोमोबाइल का असेंबलिंग होता है, जब कार बनता है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में ऑटो पार्ट बन के आता है, हम असेंबल करते हैं, क्या लगाएंगे, मल्टीपल कॉस्टिंग। नेक्स्ट मेरा एक नया नया थ्योरी जो ऐड किया गया है हमारे सिलेबस में, वो है डिजिटल कॉस्टिंग। अब देखो ऐसा ना कि कॉस्टिंग जनरली हम लोग करते हैं मैनुअली, पर हमारे डिजिटल कॉस्टिंग, आज का जमाना है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो भाई हम लोग को करना क्या है, जब लोग हर एक कॉस्टिंग का जो अकाउंटिंग करना है, हर एक डिपार्टमेंट का, भले ही वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या परचेज हो या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर बाई चांस हम लोग डिजिटली उसको मेंटेन करते हैं, जहां पे सप्लायर, कस्टमर, सबका इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन का, सर्विस वालों का, परचेज वालों का, एचआर का, सबका, कस्टमर से कितना ऑर्डर आया, सप्लायर को कितना ऑर्डर दिए, ये सब को अगर हम लोग मेंटेन करते हैं डिजिटली, जहां पे डेटा शेयरिंग एंड नेटवर्क इंटरेक्शन है, आपको ये वर्ड आना चाहिए, डेटा शेयरिंग एंड नेटवर्क इंटरेक्शन, यहां पे क्या लगाते हैं, डिजिटल कॉस्टिंग। तो एग्जाम में इधर वर्ड बोलेगा डिजिटल कॉस्टिंग
या बोलेगा कॉस्टिंग का एप्लीकेशन इन करंट आईटी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो इस केस में मेरे को फायदा क्या है वो हम लोग जरा एक एक करके फटाफट पढ़ते हैं। तो देखा मेरा डिजिटल कॉस्टिंग का फायदा क्या, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरे को वहां से मिलने वाला है। मेरा पहला जितना मेरा खर्चा लगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, आई इमेजिन करो अगर हम लोग हर चीज मैन्युअली मेंटेन करते हैं, उस टाइम बोले बताओ तो इस डिपार्टमेंट में खर्चा क्या लगा, या हम बोले बताओ तो इस कस्टमर को सर्विस देने में खर्चा क्या लगा, तो भाई ये कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो जाएगा। पर वही अगर हर चीज कंप्यूटराइज है आईटी के, जहां पे डेटा शेयर हो रहा है, सारे के सारे नेटवर्क से एक दूसरे का डेटा आराम से हम लोग एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, तो कौन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट में खर्चा क्या लगा आराम से मिल जाएगा। मेरा अगला, कितना टाइम स्पेंड किया गया हर एक जॉब के अंदर में, ताकि अगर बाई चांस मेरे को कैलकुलेट करना है डायरेक्ट वेजेस एक जॉब में क्या लगेगा, तो आराम से कर जाएगा। जब भी मेरा एक वर्कर, सेट ऑफ वर्कर एक टास्क में काम शुरू करने वाले हैं, डेटा पंच करेगा, खत्म करेगा, डेटा पंच करेगा, तो मेरा आईटी के द्वारा, मैन्युअली हटाओ, आईटी के द्वारा 1 सेकंड में आइडिया लग जाएगा इस पर्टिकुलर टास्क में सारे के सारे वर्कर ने कुल मिलाकर कितना टाइम स्पेंड किया। मेरा तीसरा है डेटा ऑन रिसोर्स कंजम्पशन। सीधा सीधा बात है, याद है करना कॉस्ट शीट को। रिसोर्स मतलब क्या होता है, जनरली रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया मेरे को मिल जाएगा। टाइम स्पेंड क्या चीज का होता है, डायरेक्ट वेजेस का कितना आया, बाकी हर डिपार्टमेंट में ओवरहेड क्या लगा मेरे को मिल जाएगा। और लास्ट में मेरा करंट मार्केट प्राइस, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, फाइनल गुड्स का मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना डिजिटल कॉस्टिंग में, कुछ नहीं, सीधा सीधा कॉस्ट शीट को याद करना, कंजम्पशन कितना है रिसोर्सेज का, टाइम कितना लगा, मेरा कितना खर्चा लग रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, मेरा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अब अगला बात, इससे बेनिफिट क्या है तुम लोग रियलाइज करो, जो भी पढ़े वही सेम चीज वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जरा, पहला कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कितना टाइम स्पेंड किए, मेरा मटेरियल कंजम्पशन, रिसोर्स कंजम्पशन क्या, मटेरियल कितना लगने वाला है। अगला, अगर बाई चांस मेरा कोई नॉन वैल्यू एडेड में, दो तरह का एक्टिविटी होता है, एक होता है वैल्यू एडेड, एक होता है नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब क्या, कोई ऐसा एक्टिविटी जिसमें खर्चा करने से मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू या क्वालिटी बढ़ने वाला है। मेरा नॉन वैल्यू एडेड क्या होता है, कोई ऐसा एक्टिविटी जिसमें भाई खर्चा करो ना करो प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें खर्चा करना एक तरह का टाइम वेस्ट है। तो अगर बाई चांस कोई नॉन वैल्यू एडेड में खर्चा किया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगला, डिसीजन मेकिंग बड़ा फास्ट होगा क्योंकि हर चीज डिजिटल किया गया है। डन। तो ये एक नया नया थ्योरी है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट का थ्योरी था। इसके अलावा अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब जो बेसिक थ्योरी है तो आराम से पढ़ सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट से रिलेटेड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों से है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है बस खाली शेयर होल्डर के लिए प्रेजेंट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन मेकिंग का। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उससे खाली एक्सटर्नल वालों के लिए काम आता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए काम आता है। और इसके अलावा बहुत तरह का छोटा छोटा कॉस्ट था, जैसे कंट्रोलेबल कॉस्ट जो कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन कंट्रोलेबल। मेरा अगला डिस्क्रिप्शनरी जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, ये सब कुछ कुछ और थ्योरी था। मेरा अगला सेट ऑफ थ्योरी शुरू करते हैं मटेरियल चैप्टर का। देखा हमारा इस थ्योरी के अंदर में क्या है, पहला डिफरेंस बिटवीन बॉम्ब एंड मटेरियल एक्विजिशन। काफी और एग्जाम में बॉम्ब पे अलग थ्योरी भी आ सकता है, मटेरियल एक्विजिशन पे अलग। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब होता है अगर बाई चांस कोई भी मेरे को फिनिश गुड बनाना है, तो मैं फिनिश गुड्स को बनाने में मेरा क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, ये मेरे को कहीं पे एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए ना। ये एक तरह का रेसिपी है। जब खाना बनाते तो एक रेसिपी लिख के लिखते हैं ना कि अच्छा ठीक है खाने को बनाने में इतना नमक, इतना मिर्च, इतना आलू, इतना टमाटर क्या क्या लगेगा। तो बिल ऑफ मटेरियल भी क्या, अगर कोई फिनिश गुड बनाना है, हर एक को बनाने में मेरा एग्जैक्ट क्या क्या क्वांटिटी लगेगा, ये पहले से मेरा जो मैप एंड ड्राइंग डिजाइन डिपार्टमेंट है बनाकर रेडी कर दिया, ताकि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई मान लो कोई नया वर्कर भी आया, उसको दिमाग नहीं लगाना, रेसिपी पर अपने आप से बना ले। यहाँ पे छोटा से छोटा बात भी लिखा रहता है, एग्जैक्ट क्या नट्स एंड बोल्ट्स लगने वाला है। डन। जबकि मेरा मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है कि भाई जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये स्टोर्स वाले को बोलेगा ना। अब जब स्टोर्स वाले को बोलेगा तो एक डॉक्यूमेंट में लिखकर बोलेगा ना, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। एग्जाम में पूछता है कभी कभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या। तो देखो बॉम्ब क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसने बनाया है, ड्राइंग डिपार्टमेंट ने। एमआरएन कौन भेजने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मटेरियल को यूज करेगा। अब यहां पे बोलता है कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, पर ऑब्वियस सा बात है जनरली कौन रहेगा, प्रोडक्शन। या अगर मान लो कभी सर्विस डिपार्टमेंट को भी लगेगा स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल देना, तो वो डिपार्टमेंट। मेरा बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है, कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पार्ट्स, क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाला है, छोटा से छोटा चीज दिखा रहेगा। जबकि मेरा एमआरएन के अंदर में स्टोर्स कीपर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप मेरे को मटेरियल इशू कर दो।
मेरा तीसरा बात, अब काफी बार बॉम्ब अगर मेरे पास है तो एमआरएन बनाने का जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या करेगा, प्रोडक्शन वाला स्टोर्स को बोलेगा मेरे को 5 फिनिश गुड बनाना है। स्टोर्स वाले को पता है एक फिनिश गुड को बनाने में रॉ मटेरियल क्या लगेगा, इंटू 5 करके दे देगा। यानी काफी बार बॉम्ब अगर है तो स्टोर एक्विजिशन का काम हो गया, पर अगर स्टोर एक्विजिशन इससे बॉम्ब का काम हो जाए जरूरी नहीं है। मेरा अगला, बॉम्ब क्या चीज में काम आता है, अगर मान लो कोई नया कस्टमर आया तो भाई मेरे को सेलिंग प्राइस बताना है, कोटेशन बताना है, तो उसके लिए कॉस्ट जोड़ते हैं ना, तो काम आ जाएगा, जबकि ये मेरा इसमें कोई काम नहीं आएगा। तो ये मेरा कुछ डिफरेंसेस था बॉम्ब और एक्विजिशन के बीच में। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। सबसे पहला बात, हमारा जो बिन कार्ड है वो क्या है। जब भी कभी हम लोग स्टोर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे रॉ मटेरियल को ऐसी हैफेजेड वे में फेंक के नहीं रखा जाता। हम लोग जनरली क्या करते हैं, सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बिन या रैक या कंटेनर में ढंग से रखते हैं, और वो बिन रैक या कंटेनर के ऊपर में एक पेपर लगा रहता है जिसे कहते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड में क्या लिखा रहता है, उस रैक के अंदर में कौन सा मटेरियल है, कितना क्वांटिटी है, जैसे ही परचेज होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस दिन इतना और आया। जब इश्यू करते हैं लिख दिया जाता है इस दिन इतना निकल गया, ताकि डे एंड पे आराम से क्लोजिंग बैलेंस कितना है वहां पे मिल जाए। इसे कहते हैं हम लोग बिन कार्ड। ऑब्वियस सा बात है, कौन मेंटेन करने वाला है, स्टोर्स कीपर। अब जो हमारा स्टोर्स लेजर है ये कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो हमारा स्टोर्स लेजर है, याद करना मटेरियल चैप्टर पढ़े थे जो हम लोग बनाते थे, फीफो लीफो या सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज पे, डेट, रिसिप्ट के अंदर में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के अंदर में क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इस तरीका से। अब उसके अंदर में क्वांटिटी भी आएगा, वैल्यू भी आएगा, जबकि बिन कार्ड में ओनली क्वांटिटी आएगा। वो मेंटेन करने वाला है स्टोर डिपार्टमेंट, ये मेंटेन करने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो हमारा बिन कार्ड है उसमें जैसी ट्रांजेक्शन हुआ संग संग में एंट्री होगा, स्टोर लेजर में संग संग में नहीं होता, डे एंड पे जितना हुआ एक साथ में ऐड करके लिखते हैं, परचेज कितना हुआ, इशू कितना हुआ। तो ये मेन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलो जरा देखें, जो हमारा बिन कार्ड है मेंटेन करेगा स्टोर कीपर, स्टोर लेजर मेंटेन करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिन कार्ड स्टोर वाले का डॉक्यूमेंट है, स्टोर लेजर अकाउंटिंग वाले का है। बिन कार्ड में खाली क्वांटिटी आएगा, स्टोर लेजर में क्वांटिटी वैल्यू दोनों आएगा। बिन कार्ड में हर एक ट्रांजेक्शन अलग से लिखेंगे, स्टोर लेजर में सब कुछ को समराइज करके एक साथ लिखेंगे। सो वेरी इजी। मेरा अगला है जस्ट इन टाइम परचेज, जेट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जेट। नाम खुद इंडिकेट कर रहा, नाम है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, और बाई चांस हमारे कस्टमर को डिलीवरी चाहिए कोई फिनिश गुड्स का 30 जनवरी, तो और डिलीवरी करने में मान लो 2 दिन लगता है, तो जस्ट इन टाइम बोलता है भाई इसको बनाना कंप्लीट भी करो 28 तारीख को। अगर मान लो बनाने में 5 दिन लगता है, तो भाई इस चीज को बनाने का शुरुआत करो तुम 23 तारीख को। और मान लो जब स्टार्ट करेंगे उसके पहले रॉ मटेरियल को आने में 7 दिन लगता है, तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर दो 16 तारीख को। यानी हर चीज हो रहा है जस्ट इन टाइम। अब लोचा ये जस्ट इन टाइम का कि अगर बाई चांस कोई भी एक प्रोसेस के अंदर में एक दिन का भी डिले हुआ, तो भाई कस्टमर को जो मेरा कमिटमेंट दिया हुआ है वो फेल हो जाएगा। जस्ट इन टाइम का फायदा भी है कि भाई जैसे ही रॉ मटेरियल पहुंचेगा तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा, जैसे ही फिनिश गुड बनेगा तुरंत इसको भेज देंगे, यानी जो मेरे को कैरिंग कॉस्ट रखने का खर्चा लगता था वो नहीं लगेगा। तो जस्ट इन टाइम भारत के सिनेरियो में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर यूरोपियन कंट्रीज में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे टाइमलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, वहां पे जस्ट इन टाइम फैंटास्टिक तरीका है। तो देखो मेरा जस्ट इन टाइम में हम लोग गुड्स को परचेज करेंगे इस तरीका से कि हम लोग डिलीवरी करें, डिलीवरी हो इमीडिएटली प्रीसीड देयर यूज, जिस समय यूज करना है उसके जस्ट पहले डिलीवरी है। इससे फायदा क्या, स्टॉक कम से कम रहेगा, पर भाई ये तभी पॉसिबल है जब सप्लायर ढंग से इस चीज को करके दे। कारण क्या है, सप्लायर से एक बार में ज्यादा क्वांटिटी नहीं, बार बार छोटा छोटा क्वांटिटी मंगाएगा, एग्जैक्ट उतना कि हमको मेरा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए। 2 प्रिंसिपल है कि उतना ही बनाओ, तब बनाओ जब लगेगा, तब डिलीवर करो जब मेरा ये बन पाए। इसीलिए कहते हैं डिमांड पुल। देखो हम लोग ये बैक कैलकुलेशन किए, डिमांड कितना आया उसके बेसिस पे बैक कैलकुलेशन किए। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इसका फायदा क्या। फायदा क्या है, सबसे पहला बात नुकसान भी है, छोटा छोटा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, बाई चांस सप्लायर का अगर एक दिन भी डिले हो गया तो मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। और फायदा क्या है, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी बड़ा कम रखना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बचेगा। कैरिंग कॉस्ट के एग्जांपल, रेंट का कॉस्ट, अगला इंश्योरेंस या मेंटेनेंस का कॉस्ट,
अगला अपॉर्चुनिटी या इंटरेस्ट का कॉस्ट। तो यह है हमारा कुछ कुछ एडवांटेज। मेरा अगला थ्योरी आता है, 4 तरह का क्या बोले ना, कचरा निकलता है, जिसका नाम है पहले वाले का वेस्ट, अगले वाले का स्क्रैप, अगले वाले का स्पॉइलेज, अगले वाले का डिफेक्टिव। एग्जाम में कभी कभी बोलता है बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले 1 लाइन का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ट्रीटमेंट में 2 लाइन आएगा, जो चारों में कॉमन रहेगा। सबसे पहला बात, हमारा वेस्ट क्या है। मेरा वेस्ट क्या है जरा देखो, इसके लिए ना 1 मिनट रुक जाओ। मेरा एक डायग्राम बना के मैंने समझाया था, अगर वो मिलता है तो मैं उससे समझाता हूं। आई थिंक वो ये वाला था, लेट मी चेक। नहीं, आई डोंट थिंक सो ये वाला है। हाँ ये वाला है, यस। समहाउ वो फाइल मेरे को अभी तुरंत मिल नहीं रहा है, चलिए एक बार चेक करते हैं। एनीवेज वो फाइल मैं एक बार ऐसे फटाफट बताता है। देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल पहुंचेगा हमारे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। तो सबसे पहले स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में रॉ मटेरियल आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीन के अंदर में इसको डालेंगे, जिस समय प्रोडक्शन वाले को जरूरत पड़ेगा। और बाद में यहां से क्या निकलने वाला है, फिनिश गुड्स। ठीक। देखो मेरा फिनिश गुड्स, जो मेरा वेस्ट है वो क्या होता है, वो पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल जो आइदर स्टोरेज के दौरान या मशीन में डालने के दौरान कचरा बन के निकल गया, यानी इधर इधर में या इस समय डालने के पहले अगर बाई चांस ये मेरा कचरा बन के निकल जाए, इसे क्या कहते हैं, वेस्ट। इसका आइदर कोई वैल्यू नहीं रहेगा या बहुत ही एक छोटा वैल्यू रहेगा। तो ये आया हमारा वेस्ट। स्क्रैप क्या है, स्क्रैप भी मेरा वही है, एक हुआ वेस्ट, एक हुआ स्क्रैप। दोनों ही हम लोग का ये कब जनरेट होता है, आइदर जब स्टोर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है या जब इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं उसके पहले। वेस्ट के अंदर में आइदर नो वैल्यू या लेस वैल्यू। सिमिलरली हमारे स्क्रैप के अंदर में जनरली रहता है नो वैल्यू। ठीक। अब अगला मेरा होता है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान कुछ गुड्स बड़ा खराब तरीका से बुरी तरह डैमेज हो जाता है, और ये इतना डैमेज हो गया और इसको ना हम लोग आराम से वापस से रेक्टिफाई नहीं कर पाए इकोनॉमिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाजार में बेच देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, स्पॉइलेज। ये कब है, प्रोडक्शन होने के दौरान। मेरा अगला होता है डिफेक्टिव। मेरा डिफेक्टिव क्या होता है, एक बार गुड्स बन गया, अब गुड्स बनने के बाद जो हम लोग देखते हैं कि अच्छा मेरा स्टैंडर्ड अचीव हुआ ना, जो शेप साइज पैटर्न था वो अचीव हुआ ना, और बाई चांस कोई वो स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन को मीट ना कर पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्टिव। जो डिफेक्टिव यूनिट आया वो मेरे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया। अब देखो ये भले ही वेस्ट हो या स्क्रैप हो या स्पॉइलेज हो या डिफेक्टिव, ये सारे के सारे चीज आइदर हो सकते हैं नॉर्मल नेचर का या हो सकता है अबनॉर्मल। तो अगर बाई चांस ट्रीटमेंट आए, पहले एक लाइन का डेफिनेशन लिखा, और बाई चांस ये अबनॉर्मल है तो चारों ही केस में कहा जाएगा कॉस्टिंग पीएल। और अगर बाई चांस ये मेरा नॉर्मल है, इसको कौन एब्जॉर्ब करना है, गुड यूनिट्स। तो इससे मेरा गुड यूनिट का रेट बढ़ जाएगा, तो मेरा जो स्क्रैप आया वो उसके अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। डन। मेरा अगला बात, अब देखो एक थ्योरी था हमारा एबीसी और वीईडी जो हम लोग क्लास में पढ़े थे, हम फटाफट एक बार बताते हैं। एबीसी क्या है, जहां पे हम लोग सारे के सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, एबीसी बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। जनरली कैटेगरी ए का क्वांटिटी बड़ा कम रहता है, पर वैल्यू वाइज ये मैक्सिमम रहता है। तो जनरली बोला जाता है क्वांटिटी ये टोटल का 10% है, पर वैल्यू 70% है। कैटेगरी सी इसका ठीक उल्टा, क्वांटिटी 70, वैल्यू 10% है, क्वांटिटी भी जो बच गया वो है 20%। एक और जो कैटेगरी आ गया, इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं। जो कैटेगरी सी है इसमें मिनिमम कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, कैटेगरी बी में मॉडरेट कंट्रोल मैकेनिज्म किया जाता है। मेरा वेट क्या होता है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल नाम खुद बता रहा है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल जो होने पे बेटर होगा, नहीं होने पे ठीक ठाक चलेगा, डिजायरेबल है तो गुड, नहीं है तो चलेगा। तो मेरा वाइटल जो सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रॉ मटेरियल फिनिश गुड बन नहीं सकता। एसेंशियल इससे क्वालिटी और थोड़ा बेटर होता है, डिजायरेबल है तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं।
तो इसी के साथ हमारा मटेरियल का इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेबर के थ्योरी में। अब लेबर के अंदर में 3 थ्योरी था जो हम लोग तीनों क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार फटाफट दोहराता है। आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब क्या, जो वर्कर खाली बैठा है स्टिल पैसा मिला। आइडल टाइम होता है 2 तरीका का, एक को बोलते हैं नॉर्मल, एक को बोलते हैं अबनॉर्मल। जो मेरा नॉर्मल आइडल टाइम है वो क्या है, जो हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता। नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जांपल क्या है, अगर बाई चांस वर्कर फैक्ट्री में प्रवेश करेगा और जब तक प्रोडक्शन शुरू करेगा थोड़ा टाइम गैप रहेगा, नॉर्मल आइडल टाइम। वर्कर लंच ब्रेक लेगा, वॉशरूम ब्रेक लेगा, नॉर्मल आइडल टाइम। एक जॉब खत्म हुआ, दूसरा जॉब शुरू होने के पहले थोड़ा तो टाइम गैप रहेगा, नॉर्मल आइडल टाइम। कोई भी नॉर्मल लॉस हुआ इसको गुड यूनिट एब्जॉर्ब करेगा। मेरा अगला है अबनॉर्मल, जो हम लोग आराम से अवॉइड किया जा सकता था, कंट्रोलेबल नेचर का था। एग्जांपल हुआ मशीन ब्रेकडाउन। अगला एग्जांपल है पावर फेलियर। अगला एग्जांपल है शॉर्टेज या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से कोई वेजेस दिया जा रहा है, कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएल। मेरा अगला है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। 3 सिनेरियो होता है जब ओवर टाइम का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला, जब साल भर लेबर का शॉर्टेज है, जब साल भर लेबर का शॉर्टेज है तब एक होता है ओवर टाइम देने का तरीका। और साल भर लेबर का शॉर्टेज है, साल भर ओवर टाइम देना पड़ रहा है, तब इस केस में मान लेना चाहिए कि भाई हर एक वर्कर को ओवर टाइम मिलेगा, इसको एक रिवाइज्ड एवरेज वेज रेट निकालना चाहिए कि सबको नॉर्मल रेट भी मिल रहा है, ओवर टाइम भी मिल रहा है। हमारा अगला सिनेरियो क्या बनता है ओवर टाइम देने का, मेरा अगला सिनेरियो बनता है लेबर को ओवर टाइम देने का ड्यूरिंग पीक सीजन, यानी पीक सीजन में ओवर टाइम देना है, ऑफ सीजन में नहीं देना है। तब इस केस में जो नॉर्मल रेट है वो चला जाएगा डायरेक्ट वेजेस में, और जो ओवर टाइम का प्रीमियम है यानी जितना ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो चला जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में। मेरा तीसरा है, जब कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम किया जा रहा है तब भाई नॉर्मल रेट रहे या ओवर टाइम प्रीमियम रहे, दोनों जाने वाला है डायरेक्ट वेजेस में। डन। मेरा तीसरा है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का थ्योरी हम लोग पढ़े थे। एग्जाम के अंदर में लेबर टर्नओवर का कॉजेज आता है, इफेक्ट आता है। लेबर ऑफ कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर क्या, हाई रेम्यूनरेशन पाने के लिए, बेटर फैसिलिटी पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, मैरिज इन केस ऑफ वुमेन, ओल्ड एज हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है पर हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा एरिया ऑफ पोस्टिंग, इसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, पर्क्स कम है, तो या फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सब है कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट, मेरा लेबर में बस इतना ही थ्योरी था। अब अगला आता है ओवरहेड का एक थ्योरी जो हम लोग को पढ़ना है, अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब देखो ऐसा है ना कि अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड पे अगर मान लो कोई शॉर्ट नोट आता है तो बेटर है एक छोटा सा एग्जांपल दो, पहले तो 3 टाइप का थ्योरी, एक एग्जांपल में न्यूमेरिकल एग्जांपल देना, फिर ये तीनों में एप्लीकेशन करके दिखा देना। अब देखो मेरा अंडर ओवर रिकवरी होगा कब, सबसे पहले हम लोग साल के बिगनिंग में ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड लेट्स से 5 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आर लेट्स से 50,000, तो यह है ₹10 पर लेबर आर। अब इसी रेट पे हम लोग क्या करेंगे, साल भर ओवरहेड को रिकवर करेंगे। तो भाई साल भर में ओवरहेड कितना रिकवर कर रहे हैं, मान लो एक्चुअल में 40,000 लेबर आर काम किया गया तो एट द रेट 10 ₹4 लाख रिकवर किए। साल के एंड में देखे एक्चुअल खर्चा लगा है 4,50,000, तो भाई खर्चा लगा है 450 पर रिकवर हुआ है मात्र 4 लाख, तो रिकवर कम हुआ, इसे कहते हैं अंडर रिकवरी। पर वही अगर बाई चांस मेरा खर्चा लगता 350 तो ज्यादा रिकवर हुआ, उसे कहते हैं ओवर रिकवरी। अब एक और अंडर या ओवर रिकवरी आ गया, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 ट्रीटमेंट है। पहला, अब जो भी मेरा अंडर रिकवरी आया या ओवर रिकवरी आया, याद करो इसको 2 पार्ट में बांटते थे, इसमें नॉर्मल कितना है, अबनॉर्मल कितना है। जो अबनॉर्मल वाला है वो हम लोग ट्रांसफर करते थे कॉस्टिंग पीएल, तो एक ट्रीटमेंट है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल में, कब, और अंडर रिकवरी का वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, करके खत्म करो। पर वही अगर बाई चांस वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंडर रिकवरी का वैल्यू आया उसको एब्जॉर्ब करने वाला है गुड यूनिट, और गुड यूनिट होता है 2, एक एफजी एक डब्ल्यूआईपी। साल भर में जितना एफजी बनाए, साल भर में जितना डब्ल्यूआईपी बनाए, उसमें कुछ कुछ पोर्शन को बांट देंगे। अब जो मेरा एफजी है वो होता है 2 तरीका का, कुछ जो बिक गया, कुछ जो क्लोजिंग में पड़ा रह गया, और डब्ल्यूआईपी तो ऑब्वियसली क्लोजिंग में पड़ा रह गया। तो तीनों के अंदर में जितना जितना नंबर ऑफ यूनिट्स है, हम लोग के अंडर रिकवरी के वैल्यू को क्या करेंगे, तीनों के अंदर में बांट देंगे। जब बांटेंगे तो मेरे को एक रेट निकालना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड को बांटना है यूनिट से, इस रेट का नाम है सप्लीमेंट्री रेट।
तो ये दोनों ट्रीटमेंट क्लियर है। ये अगला तरीका क्या है, जितना इस साल अंडर रिकवरी आया हम लोग अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके ट्रांसफर कर देंगे, ताकि अगले साल जितना अंडर रिकवरी रह गया था इस साल उसको अगले साल रिकवर कर पाए। पर ऑब्वियस सा बात है ये उतना रिकमेंडेड मेथड नहीं है। तो 3 याद करना है। पहला सप्लीमेंट्री रेट, एसजी सोल्ड, क्लोजिंग एफजी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बांटना। मेरा अगला है कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना। मेरा तीसरा है कैरी फॉरवर्ड कर देना अगले साल। नेक्स्ट, ओवरहेड में और कुछ नहीं करना। मेरा अगला है हमारा अगला चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, जिसमें 2 थ्योरी करना है। एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम का बेनिफिट क्या है और प्री रिक्विजिट एसेंशियल्स क्या है। तो देखो इंटीग्रेटेड क्या होता है, 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग हम लोग चलाते हैं, एक फाइनेंशियल एक कॉस्टिंग। और बाई चांस दोनों सेट ऑफ अकाउंट्स हम लोग अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, दोनों का लेजर अलग अलग बना रहे हैं, इसी कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। मेरा इंटीग्रेटेड क्या रहेगा, जब दोनों के की लेजर को एक साथ में बनाते हैं, ताकि 2 अलग लेजर ना बन के एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स हम लोग बनाएं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड करने का बहुत सारा फायदा है। फायदा क्या, जब फाइनेंशियल कॉस्टिंग अलग अलग बनाई नहीं तो भाई रिकंसिलिएशन करना क्यों है, और 2 अलग नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, कम समय लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, आराम से सस्ते टाइम में हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ये है मेरा 4 एडवांटेज। पहला, रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं, कम एफर्ट, कम समय, इकोनॉमिकल लगेगा। तो ये मेरा 4 एडवांटेज है। पर भाई इंटीग्रेटेड करना उतना आसान नहीं होता, कि इंटीग्रेटेड करने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट का इच्छा होना चाहिए कि चलो हम 2 अलग अलग सेट को हटा के एक सिंगल सेट में लेकर जाए। एक बार इच्छा हो भी गया तो भाई फाइनेंशियल और कॉस्टिंग वालों का एक साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रॉपर ढंग से एक सिस्टम को सेटअप किया जाएगा, जहां पे ढंग से कोडिंग किया जाएगा, कंप्यूटर में कोडिंग किया जाएगा कि एक जगह जाए, अपने आप हर जगह जहां से इफेक्ट जाना है उसका एंट्री पहुंच जाए। तो पहला, मैनेजमेंट का इच्छा होना चाहिए, ढंग से कोडिंग होना चाहिए, पूरा इंटीग्रेशन होना चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के द्वारा। सो जो मैंने 4 बुलेट पॉइंट लिखा, एग्जाम में 4 हेडिंग आना चाहिए, अंदर में लाइन अपने वर्ड्स। मेरा अगला थ्योरी आता है कि एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, दोनों का अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट बनता है। अब ऑब्वियस बात है दोनों में प्रॉफिट अलग आएगा, तो इसका रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। उसका कारण क्या, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वापस से दोहराता है। पहला, कोई भी आइटम खाली फाइनेंशियल में आता है, कॉस्ट में नहीं। खाली फाइनेंशियल में आता है, एग्जांपल क्या है, बैड डेट, ऑल अबनॉर्मल लॉसेस, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोनेशन पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब मेरा खाली फाइनेंशियल में आता है, फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम करेगा। मेरा अगला है कोई खर्चा जो खाली कॉस्टिंग में आता है। कॉस्टिंग में क्या आता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या इंप्यूटेड कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, नॉमिनल कॉस्ट। ध्यान देना, कभी भी अकाउंट्स के अंदर में तुम लोग इसका एंट्री नहीं करता, पर डिसीजन मेकिंग के लिए इसका एंट्री किया जाता है। तो कॉस्ट में आएगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट अलग रहेगा। मेरा तीसरा है अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अब अगर रिकवर ज्यादा किए हैं एज कंपेयर टू एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल में, रिकवर करते हैं कॉस्ट में, तो मेरा कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल में अमाउंट अलग आया, तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा ना। मेरा अगला है डिफरेंस बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक को वैल्यू करते हैं फाइनेंशियल के अंदर में आइदर फीफो या वेटेड एवरेज में। अगला कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। पर कॉस्ट के अंदर में कितने सारे मेथड है, फीफो है या लिफो है या सिंपल एवरेज है या वेटेड एवरेज है, और वैल्यू करते हैं कॉस्ट में। स्टॉक का वैल्यू अलग हुआ तो मेरा प्रॉफिट अलग हो जाएगा। मेरा अगला है डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल के अंदर में आइदर एसएलएम लगाते हैं या डब्ल्यूडीवी, जबकि कॉस्ट में एसएलएम या डब्ल्यूडीवी या मशीन आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन अलग है, प्रॉफिट अलग हो जाएगा। तो ये मेरा बनता है अगला कारण। तो ये तो हम लोग का अगला कारण। अब इसके बाद हम लोग अपना जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का थ्योरी पढ़ते हैं। देखा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग क्या है, कुछ देर पहले हम बताया। जॉब कॉस्टिंग जहां पे कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे गुड्स तो बनाए, और ये वापस से रिपीट नहीं होगा, हर एक कस्टमर का अलग रहेगा, हर एक जॉब एक दूसरे से अलग रहता है, वहां लगाते हैं जॉब कॉस्टिंग। नॉन रिपीटेटिव है, कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हर जॉब का कॉस्ट निकालेंगे, हर जॉब डिफरेंट रहेगा। मेरा बैच कॉस्टिंग क्या है, जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, सिमिलर तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, नॉट पर जॉब, पर बैच कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट जो बनेगा वो होमोजीनियस रहेगा,
हर एक बैच के अंदर में। चलो हमारा अगला थ्योरी आता है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या था, जब एक प्रोसेस वाला लेट्स से ए, अगला प्रोसेस प्रोसेस बी को जब कोई गुड्स ट्रांसफर करता था तो जनरली कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करता था। अगर बाई चांस हम लोग खाली कॉस्ट में ट्रांसफर करें तब ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, पर वही अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करे तो इसे कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। एक जमाने में जब एक प्रोसेस वाला दूसरे को ट्रांसफर करता था, वो ट्रांसफर करता था खाली कॉस्ट में, तब उसे कहा जाता था कॉस्ट सेंटर। पर अब आज के दिन में एक डिपार्टमेंट जब दूसरे वाले को ट्रांसफर करता है, ये प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करता है, इसे कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। अब मेरा क्वेश्चन उठता है आज के जमाने में जनरली क्या होता है, प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर किया जाता है, कारण क्या, इसका बहुत सारा फायदा है, कुछ नुकसान है। मेरा फायदा क्या है, सबसे पहला बात, जब प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करेंगे तो भाई हम आराम से मेरे को पता चलेगा कि हर एक प्रोसेस कितना प्रॉफिट कमाया, और इवेंचुअली जाके हमारा हर एक प्रोसेस का मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए क्या करेगा, अपने खर्चा को कम से कम करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा ताकि उसको बोनस अकॉर्डिंगली ज्यादा मिले। तो एक पहला बात, हम लोग आराम से मार्केट वैल्यू निकाल पाएंगे हर एक प्रोसेस का। नेक्स्ट, जो मैनेजर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है प्रॉफिट मैक्सिमम करने का, हर एक प्रोसेस प्रॉफिट कमाएगा। इसमें लोचा क्या आएगा, जब एक प्रोसेस वाला दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करेगा तो भाई एक ही कंपनी में एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, बड़ा नेगोशिएशन होगा, तो एक बड़ा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप रहेगा, कंफ्लिक्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। एक इनकम टैक्स में तुम लोग सीए फाइनल में पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग का एक कुछ रूल्स होता है, उसमें एक झमेला आएगा। और तीसरा, अगर सिंस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट रह गया तो ऑब्वियस सा बात है, मेरे को यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता क्या है, फायदा क्या, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, प्रॉफिट कमाएगा, मार्केट प्राइस पता है, नुकसान क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग इनकम टैक्स में, अगला मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, तीसरा स्टॉक रिजर्व मेरे को हर एक में कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा अगला आता है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब देखो बाई प्रोडक्ट क्या है, एक तरह का कचरा, और अगर बाई चांस ये कचरा है तो इसको वैल्यू करना है कचरा का रेट, यानी स्क्रैप रियलाइजेबल रेट। ये अगला एक और तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का, किस पे कैलकुलेट करो, रिवर्स कॉस्ट मेथड। मेरा रिवर्स कॉस्ट मेथड कैसे निकालते थे, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस करेंगे प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो एग्जाम के अंदर में कभी आता है बाय प्रोडक्ट का कैलकुलेशन का ट्रीटमेंट क्या, ये दो तरीका डन। और इसके अलावा ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए 6 मेथड होता है, जो ऑलरेडी 6 मेथड हम लोग क्लास में डिस्कस करना हुआ है। मेरा अगला आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर में दो थ्योरी, एक होता है कॉम्पोजिट यूनिट। कॉम्पोजिट यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा मान लो हॉस्पिटल में पैसा चार्ज करना है पर पेशेंट डे, तो 2 यूनिट है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट यूनिट। बस में चार्ज करना है पर पैसेंजर किलोमीटर, 2 यूनिट आया ना, कॉम्पोजिट यूनिट। लॉरी या फिर ट्रक के अंदर में चार्ज करना है पर टन किलोमीटर, 2 यूनिट आया ना, कॉम्पोजिट यूनिट। ठीक, एक ऐसा थ्योरी आता है। जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का, ये हम लोग पढ़े थे टोल के केस में। मेरा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में क्या होता है, और बाई चांस हमारे गवर्नमेंट को कोई नेशनल हाईवे बनाना है तो आजकल वो क्या करता है, पीपीपी मॉडल में जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या करता है जो हमारा गवर्नमेंट है, वो क्या करता है, किसी प्राइवेट सेक्टर को पकड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को पकड़ता है, बोलता तुम एक काम कर, तुम ये जो नेशनल हाईवे है खुद बना, तो प्राइवेट वाला बिल्ड करेगा। और मान लो इसको 20 साल का लाइसेंस दिया हुआ है, 20 साल बोलेगा तुम इसको ऑपरेट कर। ऑपरेट करने का खर्चा क्या लगेगा, मान लो बारिश में रोड खराब होगा, ठीक करवाओ। अगला टोल के अंदर में आदमी लोग को बिठाना, उनका सैलरी दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, टेलीफोन का चार्जेस दो, ये सब मेंटेन करने का खर्चा। और एक बार मान लो 20 साल खत्म हो गया, उसके बाद जो इसका ओनरशिप है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे गवर्नमेंट को। तो ये इतना फैंटास्टिक तरीका है जहां पे गवर्नमेंट का 1 रुपया लगा भी नहीं और नेशनल हाईवे बन गया। प्राइवेट वाले के लिए फायदा क्या, ढंग का नेशनल हाईवे बनाएगा और इस एरिया का मान लो डेवलपमेंट होता है, तो भाई 20 साल में जितना व्हीकल जाने वाला है वो सबसे टोल का कलेक्शन किसको होने वाला है, हमारे प्राइवेट सेक्टर को। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा, प्रोवाइडेड वो अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया में नेशनल हाईवे बन रहा है। तो देखो अभी हाल फिलहाल में
एक ग्रोइंग ट्रेंड चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट बहुत सारे देश में पब्लिक प्रोजेक्ट करवाता है प्राइवेट सेक्टर से बीओटी में। तो पब्लिक प्रोजेक्ट को ये आउटसोर्स कर दिया। अब यहां पे होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाला डिजाइन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ऑपरेट करेगा और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उसको बोलते हैं कंसेशन पीरियड, इसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नमेंट में। इससे फायदा क्या है, अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा तो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करेगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर का ही फायदा क्या है, जितना व्हीकल्स निकलने वाला है उससे जो टोल है कलेक्शन वो किसको मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को। इसे कहते हैं बीओटी मॉडल। और मेरा अगला आता है टॉपिक बजट चैप्टर का। बजट चैप्टर में 3 थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, फिक्स फ्लेक्सिबल बजट, बजटरी कंट्रोल एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। देखो मेरा पहला है फिक्स्ड बजट वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट। अब मान लो हम लोगों ने शुरू में बजट बनाया ये अज्यूम करते हुए कि भैया 5000 यूनिट में बनना चाहिए और उसमें खर्चा क्या लगेगा मैंने एस्टिमेट कर लिया। अब अगर एक्चुअल में 5000 यूनिट ही बना तो ये जो इतना मेरा बजटेड कॉस्ट है इसको हम आराम से एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके निकाल पाएगा कि खर्चा ज्यादा लगाया कम। पर वही अगर बाई चांस मेरा कोई उस साल में 5000 यूनिट सोचे थे पर असली में बन गया 6000 यूनिट, तो ऑब्वियस बात है अगर 6000 यूनिट बना तो जितना खर्चा सोचे उससे ज्यादा ही लगना चाहिए था। तो अगर बाई चांस हम इस नंबर को इस नंबर के साथ कंपेयर करें तो कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि ये एस्टिमेशन है 5000 का, असली में बना है 6000 यूनिट। तब इस केस में पता है जो मेरा बजट था 5000 यूनिट का, मेरे को इसको कन्वर्ट करना चाहिए कि भाई 6000 यूनिट के लिए बजटेड कॉस्ट क्या होना चाहिए था। और ये कन्वर्जन हम लोग तब कर सकते हैं जब मेरे को पता रहे कि भाई जितना खर्चा सोचे इसमें कितना फिक्स कॉस्ट था वो तो सेम रहेगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट था वो तो बदल जाएगा, कितना मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट था वो भी बदलेगा। अब ये जो 5000 की जगह 6000 यूनिट में खर्चा क्या होना चाहिए ये तब कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है जब मुझे पता रहे कि इस 5000 यूनिट में जितना कॉस्ट लगा उसका नेचर क्या था, और इसका नेचर क्या था ये मेरे को पता रहता है फ्लेक्सिबल बजट में। यानी फिक्स्ड बजट के अंदर में हम लोग कभी भी अलग से सेग्रीगेशन करते ही नहीं है, और अगर सेग्रीगेशन करते ही नहीं है तो भाई जो कंपैरिजन कर रहे हो कंपैरिजन करना भी गलत हो जाता है। तो फिक्स्ड बजट के अंदर में मेरा अजम्पशन है जितना मैंने यूनिट सोचा वो कांस्टेंट है, जबकि फ्लेक्सिबल वाला ये अज्यूम करता है भाई बिजनेस कंडीशन चेंज हो सकता है, तुम 5000 सोचा 6000 बन सकता है, तो बजट भी 6000 के हिसाब से कैलकुलेट करके कंपेयर करना चाहिए। फिक्स बजट के अंदर में फिक्स्ड नेचर का है जबकि ये डायनामिक नेचर का है, हम लोग आराम से इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं फ्लेक्सिबल में। यहां पे कॉस्ट को क्लासिफाई नहीं करते, यहां पे कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में। ज्यादा ढंग का बजट कौन सा है, ऑब्वियस सा बात है फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा अप्रोप्रिएट है डिसीजन के लिए, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिसीजन मेकिंग। फोरकास्ट करना है फिक्स बजट इज नॉट पॉसिबल, जबकि फ्लेक्सिबल बजट में फोरकास्टिंग करना पॉसिबल होता है। ठीक, मेरा अगला है बजटरी कंट्रोल। मेरा बजटरी कंट्रोल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, बजटरी कंट्रोल के अंदर में सबसे पहले बजट को बनाना है। अब एक और बजट बन गया उसके बाद कंपेयर करना एक्चुअल के साथ कि भाई टारगेट अचीव हुआ या नहीं। एक और ये हम लोग देखें कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं, उसके बाद अगर बाई चांस मेरा कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज आया, बजट बना 1 अप्रैल को, 30 सितंबर को भाई देखे कि एक सिनेरियो बदल गया, रॉ मटेरियल का जो मेरा यूज करते हैं उसका प्राइस ग्लोबली बढ़ गया, तब तो भाई वो बजट एनीवेज अचीव नहीं हो सकता। और बाई चांस का एक्सटर्नल फैक्टर है जो मेरे हाथ में नहीं है वो एनीवेज अचीव नहीं कर सकता था, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वापस से बजट को रिवाइज करेंगे, किस चीज को देखते हुए सर्कमस्टेंस में क्या बदलाव आया, और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि टारगेट को अचीव नहीं किए भाई तो देख तेरे साथ क्या होगा। यहां पे 4 स्टेप, पहला बजट बनाओ, सर्कमस्टेंस चेंज हुआ बजट को चेंज करो, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, और बाद में एक्चुअल के साथ कंपेयर करके देखो अचीव हुआ या नहीं हुआ। जाने यहां तक। अब ये बजटरी कंट्रोल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया, कारण क्या है, देखो जब भी बिजनेस कोई रन करता है तो मेरे को इवेंचुअली पता है मेरा इस साल के एंड में मेरे को यहां तक पहुंचना है, एक ऑब्जेक्टिव एक एम लेके चलता है, तो एक ओवरऑल एम को अचीव करने के लिए मेरे को बजट बनाना पड़ेगा ना।
इसीलिए बजट बनाते हैं। अब एक बजट बना दिया, अब ये नहीं बताया कि भाई ये किसको अचीव करना है, तो भाई अचीव कौन करेगा? बड़े बड़े कंपनी में जहां पे हजारों में एम्प्लॉइज होते हैं, बस बजट बनाए पर ये नहीं बताया कौन से एम्प्लॉय को क्या अचीव करना है, तो भाई किसके भरोसे है काम? इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना जरूरी है हर एग्जीक्यूटिव का। बजट बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है, पर जब तक एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करेंगे और डिविएशन कितना हुआ नहीं निकालेंगे, तो करेक्टिव एक्शन लेंगे कैसे? तो इसीलिए बजट भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये करने से बजट बनाए, उसको अचीव करना है, तब उस केस में जो मेरा रिसोर्सेज है उसको ढंग से यूज कर पाएंगे। अब मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बजट बना दिया, पर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर्स चाहिए, मशीन चाहिए, तो भाई हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा ना? कब? अगर ढंग से बजट को बनाया गया है, ताकि आगे फ्यूचर में अगर बाई चांस मेरे को पॉलिसी बनाना है वो बना पाए, लॉन्ग रेंज प्लान कर पाए, इसीलिए बजट भी कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है यहां तक? मेरा अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जीरो बेस्ड बजटिंग। मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, जीरो बेस, नो बेस। यानी मेरे पास कोई पुराना बेस नहीं है, मेरे को नए सिरे से बजट बनाना है। जनरली ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीका क्या होता है बजट को बनाने का? पिछले साल का देखो बजट क्या था, अगले साल हर वही एलिमेंट में क्या क्या बदलाव आ रहा है, वो बदलाव करो, अगले साल का बजट बन गया। उसे कहते हैं ट्रेडिशनल बजट या कन्वेंशनल बजट। मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर में क्या होता है, पुराने साल के बजट को देखता ही नहीं है, हर साल हर एक एलिमेंट को नए सिरे से देखते हैं और नए सिरे से हम लोग बजट बनाते हैं, इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। तो देखो मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग कन्वेंशनल से डिफर क्यों करता है? क्योंकि स्टार्ट होता है स्क्रैच या जीरो से, और ये हिस्टोरिकल एक्सपेंडिचर या ट्रेंड को देखकर नहीं बनाया जाता। मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट, दोनों में बन सकता है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, अगर उसको बजट बनाना है तो भाई देखना पड़ेगा कि अगले साल एजुकेशन में बजट कितना होगा। अब पिछले साल एजुकेशन में बजट दिया तो जरूरी नहीं अगले साल उसके बेसिस पे देना है। जिस साल कोविड हुआ था उस समय अचानक से हेल्थ केयर का बजट बढ़ गया था, तो पिछले साल को देखकर बनाते तो ये बजट कैसे बनता? और मान लो हमारा CNDG है, उसका रिपोर्ट आया कि भाई लोगों के अंदर में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में खाने का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस साल में मिड डे मील का बजट ज्यादा बनेगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में, तो पिछले साल के बजट को देखे कैसे आएगा? को आपको एक साल में एजुकेशन पॉलिसी आया, डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं बजट ज्यादा एलोकेट करते हैं हम लोग एजुकेशन में, तो पिछले साल के बेसिस पे कैसे बनेगा? मान लो कि एक साल में अचानक से थोड़ा वर्ल्ड में टेंशन बढ़ता है, मेरे को लगता है डिफेंस के अंदर में बजट बढ़ाना है, तो पिछले साल को बेस कैसे बना सकते हैं? तो गवर्नमेंट के अंदर में ड्रिंकिंग वाटर हो या मिड डे मील हो या स्ट्रीट लाइट, उसके लिए पिछले साल का बजट नहीं देखा जाता। कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर में जीरो बेस्ड बजटिंग तब बेस्ट है जहां पे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट लगे। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब क्या? मेरी इच्छा पे मन हुआ तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कमिटेड कॉस्ट जो करना पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी जो मेरे इच्छा पे है। अब इस साल रिसर्च करना या नहीं करना मेरा इच्छा, तो हम इसको नए सिरे से बजट बनाएगा ना। इस साल ट्रेनिंग कर देना या नहीं देना मेरा इच्छा, नए सिरे से बजट बनाएगा ना। एडवर्टीजमेंट करे ना करे मेरा इच्छा, नए सिरे से बजट बनाएगा ना। इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जीरो बेस्ड बजटिंग किस तरीका से बनता है? 4 स्टेप है। पहला, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चीज का डिसीजन लेना है। अगला, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि भाई जो भी डिसीजन लेना है उसके अंदर में कितना कितना कॉस्ट लगेगा। मान लो कुछ एजुकेशन का, कुछ हायर एजुकेशन का, कुछ प्राइमरी का, कुछ सेकेंडरी का हम निकाले, ये सब चीज है, सब पे निकाले कॉस्ट क्या। उसके बाद रैंकिंग देंगे, भाई इस साल मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फिर मैक्सिमम पैसा हम उसी में एलोकेट करेगा। आइडेंटिफाई कर, इवैल्यूएट कर, प्रायोरिटाइज या रैंक कर, बाद में पैसा एलोकेट कर। अब ये जीरो बेस्ड बजटिंग का एडवांटेज क्या है? अब जो इतना तरह का एक्टिविटी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो तो तब कर पा रहे हैं जब नए सिरे से स्टार्ट किए, और पुराने सिरे से हिस्टोरिकल ट्रेंड को देख के करते तो जो पिछले साल वो हर चीज में अगले साल उससे थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, गिर जाता। नए सिरे से इवैल्यूएशन का होता।
अगला, हर साल में कुछ चीज क्रिटिकल होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको देखो, ताकि हम लोग ढंग से एलोकेट कर पाए रिसोर्सेज को और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा बच जाए। इवेंचुअली देखो, कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव मेरे को अचीव करना है, तो ये सारा एडवांटेज आता है जीरो बेस्ड बजटिंग का। कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि हर साल नया डेटा देखो, तो मैनेजमेंट के लिए बड़ा टीडीएस है। पुराने जमाने का बजटिंग इजी था, चलो भैया पास्ट में क्या हुआ उसके बेसिस पे नए को कर दो। पर यहाँ पे हर साल अगर नए सिरे से स्क्रैच से शुरू करना है तो हर साल नया डेटा चाहिए, मैनेजमेंट के लिए बड़ा टीडीएस है। और अगला, जो पुराना माइंडसेट के साथ डिपार्टमेंट काम करता था वो लोग बड़ा रोएगा, उनसे काम नहीं हो पाएगा। तो दो लिमिटेशन। तो मेरा पुराने जमाने के बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग के बीच में डिफरेंस क्या? पुराना जमाना वाला भैया अकाउंटिंग रिलेटेड काम करता है, ये लोग डिसीजन का काम कर रहा है। पुराने वाला पास्ट स्पेंडिंग देखता था कितना हुआ, ये लोग डिसीजन पैकेज के हिसाब से देखता है कि इसको इस साल प्रायोरिटी मिलना चाहिए। पुराने जमाने में जानबूझ के लोग क्या करते थे, अपना बजट बढ़ा देते थे और कम खर्चा करते थे और बोलते देखो भैया हम तो यहाँ पे सेव कर दिए, पर यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग में कोई ऐसा काम करेगा वो पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल बजटिंग ऑब्वियस सा बात है उतना बेटर नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए एज कंपेयर टू जीरो बेस्ड बजटिंग। डन। तो ये था हमारा अगला थ्योरी, बस 3-4 थ्योरी और पढ़ना है। एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस आता है बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होता है मैनेजर का फॉर डिसीजन मेकिंग, मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है अकाउंटेंट का फॉर अकाउंटिंग। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, मैनेजर के हिसाब से एक गुड्स को बनाने में ओनली वेरिएबल कॉस्ट लगा, उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट तो भैया एनीवेज लगेगा, गुड्स बनाओ ना बनाओ, तो उसको ये प्रोडक्ट का पार्ट ही नहीं मानता, प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं मानता। वो सीधा देखेगा भाई मान लो ये पेन को बनाने में 100 रुपया लगा, मान लो मेरे पास पेन कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया, वेस्ट होने वाला था, कोई अगर मान लो मेरे को 101 रुपया भी दे दे उसको बेच दे कि वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा हो गया ना, फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी लगता। पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अपना कॉस्ट मानता है। तो देखो फिक्स कॉस्ट यहां पे इग्नोर किया जाता है, यहां फिक्स कॉस्ट को ऐड किया जाता है। यहां पे कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा क्योंकि इसके हिसाब से खाली वेरिएबल कॉस्ट ही लगता है जो सेम रहेगा, और भाई ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को मानता है तो कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा। दिस इज सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर का है, नॉट सुटेबल। कॉस्ट कंपैरिजन कॉस्ट कंट्रोल इजी भी हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता। चलो डन। मेरा अगला क्वेश्चन आता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्ट वही होगा जैसे अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट होता था ओवरहेड में। याद करना है, एक हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते थे, एक हम लोग एक्चुअल निकाले, जितना डिफरेंस आया उसको नाम दिए वेरिएंस, जो आइदर रहेगा फेवरेबल या रहेगा एडवर्स। अब एक और ये मेरा वेरिएंस आया, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, 3, आइदर इस पूरे के पूरे को हम लोग पीएल में लेकर चले जाए। अगला रहेगा आइदर हम लोग क्या करें, इसको नॉर्मल मान के 3 जगह बांटे, एफ जी सोल्ड, क्लोजिंग एफ जी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, अपोर्शन करें वेरिएंसेस टू डब्ल्यूआईपी, एफ जी स्टॉक एंड जो चीज बेच दी है कॉस्ट ऑफ सेल। या तीसरा क्या है, इस साल जितना वेरिएंस आया उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आता है, पहले 3 हेडिंग लिखे, तीनों में एक लाइन लिख दिए, उसके नीचे में एक बनाना है इलस्ट्रेशन, मन से बनाना है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, 100 @ 10,000 लिखना, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, 100 की जगह 110 लग गया, @ 11 12 100, सॉरी 1210। फिर लिखना कॉस्ट वेरिएंस 210 एडवर्स। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट वेरिएंस, ऑप्शन 1 ₹210 ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ऑप्शन 2 ₹210 ट्रांसफर टू एफजी सोल्ड, क्लोजिंग एफजी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ऑप्शन 3 ₹210 ट्रांसफर टू नेक्स्ट। तो वही 3 चीज लिखे, इलस्ट्रेशन बना के नंबर्स के साथ लिखे, एक प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। डन। मेरा अगला है डिफरेंस बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या, बजटरी कंट्रोल जस्ट पढ़ के आए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट या रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ वेरिएंस निकालने के लिए।
वहां पे क्या होता है, बजट बनाते हैं, बजट को वापस से रेक्टिफाई करते हैं चेंज इन सर्कमस्टेंस के बाद, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। बजट बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, उसको इंप्लीमेंट करने का। स्टैंडर्ड कैसे किया जाएगा? टेक्निकल असेसमेंट के द्वारा। भाई कितना क्वांटिटी लगेगा, कितना आर काम करेगा, ये तो टेक्निकल लोग बताएगा। जबकि बजटरी कंट्रोल में कुछ नहीं करना, पास्ट डेटा देख, अगले साल का फ्यूचर एस्टिमेशन कर ले। मेरा अगला जनरली ये होता है प्रोडक्शन एक्सपेंस का याद करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस था, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस था, प्रोडक्शन का खर्चा। जबकि बजट हर चीज का बनता है। जितना ये सब है वो बनेगा, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश बजट, सब बनाते हैं, याद करना। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट का है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट का है। जनरली एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट, ये करते हैं टोटल में। यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस होता है, वेरियंस का कारण क्या, क्वांटिटी रेट कितना, क्वांटिटी का कारण क्या, यील्ड मिक्स कितना। यहाँ पे ऐसा कोई एनालिसिस नहीं होता, बस देखते हैं टारगेट अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ। डन। मेरा आखिरी चैप्टर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके अंदर में दो थ्योरी। जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसके अंदर में दो थ्योरी है। पहला, काफी बार वो क्या करेगा, बहुत सारा कॉस्ट का आइटम दे देगा और बोलेगा बताओ ये किस तरह के एक्टिविटी में फॉल करता है। याद होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे। सीएमए वालों को ये पोर्शन नहीं देखना, उनके पेपर एक के सिलेबस में नहीं है। सीए वालों को आगे कंटिन्यू करना है ये वाला टॉपिक। याद करना, हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर, जहां पहला लिखते थे एक्टिविटी, अगला लिखते थे कॉस्ट पूल, अगला लिखते थे कॉस्ट ड्राइवर, अगला लिखते थे रेट पर ड्राइवर। आइडेंटिफाई करते थे कौन कौन सा एक्टिविटी है, इसमें खर्चा क्या लगा। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये एक्टिविटी में जो भी खर्चा लगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, और डिवाइड करते क्या मिलेगा, रेट पर ड्राइवर। अब ये मेरा एक्टिविटी जो होता है वो होता है जनरली चार तरीका का। एक को बोलते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटी, जो हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने पे डिपेंड करे। एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, पावर, जो हर एक यूनिट पे बनाने पे लगता है उसे कहते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटी। मेरा अगला है बैच लेवल एक्टिविटी, जो पर यूनिट यहाँ पे डिपेंड करता है कितने यूनिट बनाए उस पे। यहाँ पे मेरा वो खर्चा जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैच पे। सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगला सेटअप कॉस्ट, अगला इंस्पेक्शन कॉस्ट। ध्यान देना, जब ऑर्डर करते हैं तो हर एक यूनिट का नहीं, एक साथ में 1000 यूनिट ऑर्डर करते हैं, तो एक बैच का संग में ऑर्डर दिया गया। जो सेटअप कॉस्ट है वो मेरा हर एक यूनिट पे सेटअप नहीं होता है, हर एक बैच शुरू करने के पहले सेटअप करते हैं। अगला जब इंस्पेक्शन करते हैं, हर एक यूनिट जो बना बैच में, हर एक को टेस्ट नहीं करते, बैच में एक को चीज को टेस्ट करते हैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट। मेरा अगला है प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी, जो ना एक यूनिट पे डिपेंड करे ना एक बैच पे, उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। एग्जांपल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर मैप ड्राइंग डिजाइन, डिजाइन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, ड्राइंग एंड डिजाइन, जनरली वही सब आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लेवल। अगला होता है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। फैसिलिटी लेवल मतलब क्या, जो पूरे के पूरे फैक्ट्री पे डिपेंड करे। एग्जांपल, उस जगह का रेंट, एग्जांपल उस जगह का सिक्योरिटी चार्जेस, एग्जांपल उस जगह का एडमिन ओवरहेड, जो ना पर यूनिट डिपेंड किया, ना प्रोडक्ट पे बनाने के लिए डिपेंड करता है, ना बैच पे, उसे कहते हैं फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। डन है यहां तक? मेरा आखिरी क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। मेरा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? मेरा ये वो कॉस्टिंग का टूल है जहां पे हम लोग कॉस्ट को मैनेज करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करते हुए। इसके अंदर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसके अंदर में क्या करते हैं, ये जो टेबल पड़ा ना उसी को याद करना। पहले एक्टिविटी देखते हैं कौन कौन सा है। एक्टिविटी होता है दो तरीका का, एक वैल्यू एडेड, एक नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब कोई ऐसा काम जिसको करने से हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हुए, वो एक्टिविटी है जो बहुत जरूरी है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए कस्टमर पैसा देगा। जैसे मान लो फर्नीचर वाला अगर पॉलिश करे, क्वालिटी बढ़ रहा है ना। एक होता है नॉन वैल्यू एडेड,
भाई ये काम करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना क्वालिटी बढ़ता है ना फंक्शन प्रोडक्ट या सर्विसेज का, इससे खाली खर्चा बढ़ रहा है, कस्टमर उसके लिए पैसा नहीं देगा। तो पहला एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर। अब जो खर्चा लगा उसका किस चीज पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर। कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर जिस चीज पे खर्चा डिपेंड कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कर। एक बार ये दोनों एनालिसिस हो गया, उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस करो कि भाई एक कंपनी में जो एक्टिविटी में जो खर्चा लगा सही में वो खर्चा लगना डिजर्व करता था ना। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस बिजनेस में होता है तीन तरीका से। एक कॉस्ट रिडक्शन, इस चैप्टर के इस मैराथन के बिगनिंग में बताया था कॉस्ट रिडक्शन। मेरा कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, जहां पे हम लोग रिड्यूस करते हैं कॉस्ट रियल एंड परमानेंट विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरा पहला कॉस्ट रिडक्शन करना है। अगला प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं बीपीआर, यानी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नहीं करना। कॉस्ट रिडक्शन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नहीं करना, नए सिरे से वापस से पूरे के पूरे प्रोसेस को रीडिजाइन कर दो। यानी इतना पुराने जमाने का हो गया भाई, ये करने का फायदा ही नहीं है, नए सिरे से वापस से प्रोसेस को बनाओ, इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मेरा तीसरा है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, हम लोग बेस्ट स्टैंडर्ड जो हमारे इंडस्ट्री का है उसके साथ कंपेयर करते हैं हमारे क्वालिटी को और देखते हैं उसको अचीव किया है। तो इसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट इन बिजनेस। तो ये सब हम लोग फटाफट देखे। इसके अलावा एक और हम फटाफट ग्लास थ्रू कर लेते हैं, अगर बाई चांस कोई और थ्योरी मेरे को लग रहा है करवाने लायक है हमारे बुक से। तो एग्जाम में कभी कभी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान का बात है, एक्यूरेट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, आराम से इंटीग्रेट हो पाए, ट्रस्ट कर पाए, पूरा ज्ञान बांट रहे हैं। ये हम लोग एनीवेज डिस्कस कर लिए थे। एग्जाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है चार तरीका का। एक होता है कॉस्ट सेंटर, जिसका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना खर्चा दिया बस तुम उस कॉस्ट के अंदर में काम करो। मेरा अगला होता है रेवेन्यू सेंटर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम भाई खाली कमा कर दे। प्रॉफिट सेंटर, जिसमें कमा के भी देगा खर्चा भी लगेगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर, एक बार पैसा कमा लिया तुम इस पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि आरओआई यानी रिटर्न इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो। नेक्स्ट कुछ कुछ कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, कि भाई 100 यूनिट की जगह 120 यूनिट बनाए, कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा, डिफरेंशियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोग को आता ही है। रेलेवेंट कॉस्ट, कौन कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट होता है, जो पास्ट में लग गया नॉट रेलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट हर एक यूनिट बनाने पे लगेगा, रेलेवेंट। कमिटेड फिक्स कॉस्ट नॉट रेलेवेंट क्योंकि एनीवेज लगेगा। डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट इज रेलेवेंट। अगला मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ कुछ एग्जांपल था जो कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़े थे। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल जैसे होता था हमारा पहला रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, फिर अगला था कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न, अगला था ड्राइंग एंड डिजाइन, अगला था जॉब चार्जेस, अगला था हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। आई थिंक इतना थोड़ा बहुत थ्योरी कर लेने से तुम लोग के एग्जाम के अंदर में सारा इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग ने कवर कर लिया। चलो थैंक यू सो मच।